मैं खुद एक बहुत बड़ी अम्बेडकर फॉलोअर हूँ। हमारे साथ टीना है, यूपीएससी की टॉपर हैं, लेकिन उससे भी खास बात है कि वो महिला हैं जिन्होंने कंटिन्यू किया है। नई बात नहीं रही, हर जगह महिलाएं टॉप कर रही हैं, लेकिन एक खास बात है उनके साथ। वो उस कैटेगरी से आती हैं, उस समाज से आती हैं जो अब तक हाशिए पर था, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसके समाज से आके यूपीएससी में टॉप करेगा। तो टीना के परिवार के लिए बड़ी खुशी है, लेकिन देश में इस बात के लेकर बहुत खुशी है, और एक एक तरह की लहर है कि अगर आप मेहनत करें, परिवार का सपोर्ट हो, तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, जैसे टीना ने किया है। हम इन सारी बातों विषयों को लेकर टीना से बात करेंगे। खुद टीना हमारे साथ हैं। टीना, पहले तो बधाई। थैंक यू सो मच। और 22 साल की उम्र, फर्स्ट अटैम्प्ट और सीधा टॉप। एक्सपेक्टेशन थी? जी, बहुत खुशी हुई जब देखा ऐसा कुछ मैंने हासिल किया है। एग्ज़ाम अच्छी हुई थी तो इतनी मेरी होप थी कि शायद लिस्ट में नाम आ जाएगा, बट रैंक 1 लाना फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और मुझे तब से और अब तक ऐसा ही लग रहा है कि मैं जैसे एक सपना जी रही हूँ। मम्मी ने बताया कि 5वीं क्लास में ही आपको वर्ल्ड ग्लोब के बारे में पूरी जानकारी थी। हाँ, मम्मी पढ़ाती थी और मैं बहुत इंटरेस्टेड रहती थी कि मैं जितना ज़्यादा लर्न कर सकूँ देश के बारे में, दुनिया के बारे में, उतना मैं करूँ। तो कोशिश तो यही रही हमेशा कि मैं जितनी पढ़ाई कर सकती हूँ उतनी करूँ। तो मतलब घर में इंजीनियर, पापा इंजीनियर, मम्मी इंजीनियर, पूरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का, फिर आपने आर्ट्स लिया, तो मतलब कैसे कैसे हुआ ये सब? इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता था? जी, बात ये रही कि जब 10वीं कक्षा के बाद सोचा कि करियर किस में बनाना है, और जब सोचा कि सिविल सर्विसेज एक माध्यम हो सकता है जिसमें मैं अपना करियर बनाना चाहूँगी, तो इस एग्ज़ाम को समझा और देखा कि इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट ही ये है कि आर्ट्स या ह्यूमैनिटी स्ट्रीम डोमिनेट करती है ये एग्ज़ाम। तो तब ये निर्णय लिया कि जब जाना ही इसमें है और जितनी जल्दी जा सकते हैं उतनी जल्दी कोशिश की जाए, तो सोचा कि शायद आर्ट्स ही बेहतर डिसीजन रहेगा। तो हालांकि जैसे आपने कहा कि मैं एक इंजीनियर्स की फैमिली में से आती हूँ, और हमारे देश में तो थोड़ा पीयर प्रेशर भी होता है साइंस लेने का। तो मैंने 2 महीने साइंस की 11th में, पर जैसे ही सोचा कि नहीं, इसमें तो इंटरेस्ट भी नहीं है और आगे जाके सिविल सर्विसेज ही करनी है, तो मैंने उसके बाद ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में शिफ्ट कर लिया। तो मतलब 10+2 के बाद ही तय हो गया था कि जी करना तो आईएएस ही है। जी जी, काफ़ी पहले ही तय कर लिया कि इसी में करियर बनाना है। तो ग्रेजुएशन साथ साथ चलता रहा और यूपीएससी की तैयारी भी साथ साथ चल रही थी? जी, क्योंकि ये सोच लिया था कि हाँ, इसी में करियर बनाना है, तो एक तरह की प्लानिंग शुरू हो गई थी। हालांकि पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन के 1 साल बाद ही की, पर जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना, जो भी इस एग्ज़ाम की छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है, वो तभी से स्टार्ट कर दी थी। तो घर में पढ़ाई लिखाई का काफ़ी माहौल था, मम्मी ने काफ़ी साथ दिया। तो क्या लगता है ये ज़्यादा ज़रूरी है, या कुछ मतलब एक अलग तरह की इंटेलिजेंसिया भी होती है जो लोग आईएएस बनते हैं? इस तरह का एक काफ़ी लोगों के मन में सवाल होता है कि अरे मैं कैसे तैयार करूँ, मैं तो बन ही नहीं सकता हूँ, कुछ गॉड गिफ्टेड जैसा होता है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा एकदम भी ऐसा कुछ नहीं है। अ, एक पढ़ाई ही है और एक हार्ड वर्क ही है जिसको करके कोई भी ऊंचाई पाई जा सकती है। एंड इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कुछ कि कुछ एक एक्स्ट्रा कुछ सुपर टैलेंट चाहिए, ऐसा एकदम भी नहीं है। मैं बहुत ही मामूली लड़की हूँ जिसने केवल एक हार्ड वर्क और पढ़ाई करते करते ये ऊंचाई हासिल करी है। तो मैं तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ कहूँगी नहीं कि मुझ में कुछ कोई ख़ास चीज़ है जो दूसरों में नहीं है। बस शायद एक डिटर्मिनेशन था और एक जुनून था कि नहीं, करते रहना है, हार्ड वर्क करते रहना है, पढ़ाई करती रहनी, छोड़ना नहीं है। तो मतलब टीना को आईएएस ही क्यों बनना था? टीना को आईएएस इसीलिए बनना था क्योंकि मैं बचपन से ही थोड़ा सोशल सर्विस की तरफ ओरिएंटेड रही हूँ। मैंने स्कूल और कॉलेज में बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। जब मैं कॉलेज में थी तो जो भी मेरे ही बैचमेट्स थे जो इंग्लिश मीडियम नहीं थे, हिंदी मीडियम थे, उनको थोड़ी काफ़ी तकलीफ़ें होती थी इंग्लिश मीडियम टेक्स्ट समझने में। तो आफ्टर कॉलेज में अपने खुद के पर्सनल आवर्स उन्हें देती थी उनको हेल्प करने में कि वो भी मेरी ही क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो ये ओरिएंटेशन हमेशा स्कूल कॉलेज से ही थी। और सिविल सर्विसेज एक माध्यम है जो सरकार में रहते हुए आपको ये सब करने को देता है, और साथ ही साथ आपको एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, एक प्रेस्टिजियस जॉब भी देता है। तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया कोई जॉब नहीं। मतलब जॉब के लिहाज से तो आईएएस अच्छा है, लेकिन सोशल चेंजेज ऐसा कुछ हुआ नहीं आज तक। मतलब अमूमन हम लोग जहाँ से आते हैं, हमारी पत्रकारिता की बिरादरी में कहा जाता है कि एक एसडीएम, डीएम और एसपी, एक आम आदमी से पूछो तो उसको कहेगा कि वो बाघ है, खा जाएगा।
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि जितनी भी प्रोग्रेस, मैं ये नहीं कह रही कि और प्रोग्रेस नहीं चाहिए, बट जितनी भी प्रोग्रेस अब तक के हो चुकी है, इसमें ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सर्वेंट्स का बहुत अहम रोल है। तो मतलब जैसे आप कह रही हैं कि सिविल सर्वेंट बन के आप ज़्यादा तब्दीली ला सकती हैं, लेकिन आप देखिए तो जिस तरह से आईएएस को सिर्फ एक मतलब पावर और पैसा, इन दो को सेंट्रीफ्यूगल करके देखा जा रहा है। इस जॉब में ये है, सोशल चेंजेस भी हैं, तो आपने सोशल साइंस की पढ़ाई भी की है, तो क्या लगता है सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी जिस पर आप काम करेंगी? जैसे कि आपने कहा कि इस जॉब से पैसा और पावर बहुत अटैच हो गया है और शायद इसीलिए थोड़ी नेगेटिव इमेज भी आ चुकी है, बट इसलिए ये सबका, ये हर सिविल सर्वेंट का एक दायित्व है जो अब सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं, कि वो दूसरों के लिए, क्योंकि आप ऐसे एक पद में पहुंच चुके हैं कि आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, और ख़ुद को अगर आप एक सच्चा ऑफिसर की तरह इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो आप दूसरों को भी मजबूर करते हैं कि वो आप ही का एग्जाम्पल फॉलो करके खुद भी एक ऑनेस्ट ऑफिसर बने। नहीं, तो आपके लिए मतलब सोशल चेंजेस किस तरह के सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखती हैं आप सोसाइटी में, क्योंकि आप सोशल साइंस की छात्र भी रही हैं और आप सोशली चेंज भी करती हैं। जी, अगर अगर सोशल चेंजेस की बात करें, सोशल चैलेंजेस की बात करें, तो हमारे यहाँ तो रही बात जेंडर की, तो जेंडर पे ही इतनी डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट की इतनी डिस्क्रिमिनेशन, और इवन रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। ऑल्दो हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, हमने बहुत इम्प्रूवमेंट्स लाई हुई हैं, बट हाँ, हमें आगे और भी बहुत जाना है। मैंने कई जगह सुना कि इंटरव्यू में आप सुना है कि आपने हरियाणा को इसलिए कैडर भी चुना है कि वहाँ ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, ज़्यादा डिस्पैरिटी है। जी, एक महिला होते हुए मैं महिला मुद्दों पे तो ज़रूर से काम करना चाहूँगी, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल दिल को छू जाती हैं, और हरियाणा ने अभी कुछ सालों में बहुत प्रोग्रेस करी है इस मामले में, बट मैं अपना हाथ और बढ़ाना चाहती हूँ इसमें कि और फटाफट प्रोग्रेस हो इस तरफ़ा। हरियाणा में महिला रिलेटेड मुद्दों में काफ़ी कुछ हो रहा है और काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। अभी भी वहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा लो है, तो इस डायरेक्शन में मैं कुछ करना चाहूँगी। और मतलब आपने कहा कास्ट को लेके भी काफ़ी सारा डिस्पैरिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? जी, जैसे कि आपने कहा कि आज भी ये बात सच है कि एक कास्ट इंडिया में बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसको रिकॉग्नाइज़ करना भी इम्पॉर्टेंट है, और इसकी जो जितनी अभी इम्प्रूवमेंट हुई उसे भी रिकॉग्नाइज़ करना इम्पॉर्टेंट है, और उसी को देखते हुए आगे जितनी प्रोग्रेस चाहिए उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से अगर मैं कुछ करना चाहूँगी इसमें, तो मैं यही करना चाहूँगी अपनी कैपेसिटी में एज अ सिविल सर्वेंट, जो भी कोई सरकार की नीतियाँ हैं, जो भी मुझसे जो भी काम बन पड़ेगा, उसे मैं इंश्योर करना चाहूँगी कि वो बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, एक टारगेटेड अप्रोच हो, कि जो भी फ़ायदे मेरे ही कम्युनिटी वाले या कोई भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का कुछ भी हो, तो मैं उनकी प्रोग्रेस जितनी जल्दी इंश्योर कर सकूँ, मैं करना चाहूँगी। सोशल साइंस की आप छात्रा रही हैं, तो कोई ऐसा सोशल साइंस के लोग या समाज वैज्ञानिक जो भारत के हों जिसने आप पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला हो? जी, जी, काफ़ी सारे हैं, पर मुझे मुझे अमर्त्य सेन की राइटिंग बहुत अच्छी लगती हैं, वो उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया है। जो भी उन्होंने बातें की हैं, चाहे वो पॉवर्टी हो, जस्टिस का ही आइडिया हो, उन्होंने रिज़र्वेशन पे भी बात की है, और चाहे बात हो कि इंडिया की पूरी ग्रोथ स्टोरी पर, तो उनके विचारों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। हम लोगों ने काफ़ी बात कर ली उस तरह से। अब पढ़ाई-लिखाई को फिर आते हैं, चूँकि आप ने टॉप किया है, तो क्या मतलब कोचिंग बहुत ज़रूरी है जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? बहुत ऐसे बैकग्राउंड के लोग हैं जो जिनके पास इकोनॉमिकली उतने साउंड नहीं है, तो उनके लिए क्या सलाह है आपकी? जी, कोचिंग मिल जाए तो अच्छा है, पर कोचिंग से ही सब कुछ हासिल नहीं होता है। जबकि इतने सारे हर साल सक्सेसफुल कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं जिन्होंने एकदम भी कोचिंग नहीं की होती। मेरे ख्याल से अगर कुछ चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है अखबार पढ़ना। तो और मुझे लगता है कि अखबार पढ़ना तो कोई भी बच्चा ये शुरू कर सकता है। तो अखबार पढ़ना और अपनी पढ़ाई, जो भी पढ़ाई है उसको बहुत ही सिंसेरिटी से करना, ये 2 चीज़ें हैं जो एक्चुअली रियली मैटर करती हैं इस एग्ज़ाम में। और आजकल आपने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, आपने संचार मंत्री से मुलाकात की, तो क्या बातें हुई? जी, उन्होंने सिर्फ़ अपनी शुभकामनाएँ दी, क्योंकि वो भी बहुत बिज़ी हैं, इतनी कोई बात नहीं हुई। उन्होंने मेरे करियर के लिए मुझे विश किया और अपनी पूरी विशेज़ और ब्लेसिंग्स दी हैं। तो मतलब आपको लगता है कि फैमिली में जो माहौल होना चाहिए, यूपीएससी की तैयारी में बहुत बहुत लोड लेते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा भागा-दौड़ी है, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर है, जी, एकदम तो सही। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है ऐसे हालात में। जी, एकदम, ये एग्ज़ाम इतनी कठिन है जो कि सबको पता ही है, कि
हर तीसरे दिन तो ऐसा लगता ही है कि बस अब नहीं हो रहा, अब शायद गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अब हमसे नहीं बनेगा। और ये मेरे साथ भी हुआ। हर तीसरे दिन एक एक अकेलापन भी लगता है, क्योंकि आप इस एग्ज़ाम को करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, सब सैक्रिफाइस कर देते हैं, दोस्तों से भी नहीं मिल पाते। तो एक अकेलापन, वो कठिनाई देख के थोड़ा डर भी लगता रहता है। तो वो हर तीसरे दिन तो ये होता ही है। तो उस समय अगर फैमिली आपके साथ हो, आपको मोटिवेट करने के लिए उस समय फैमिली का ही सबसे अहम रोल होता है कि वो आपको बोले कि नहीं, आप ये कर सकते हैं, और तभी आप वो हिम्मत जुटा के लगे रहते हैं। मुझे कई लोगों ने कहा ये सवाल आपसे पूछने के लिए, भारत में आप धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में पढ़ाई लिखाई, लड़कियों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए जगह नहीं थी। सावित्रीबाई फुले आती हैं 1848 में, वो पुणे में, आप उधर महाराष्ट्र की ही हैं, वहाँ लड़कियों के लिए वो स्कूल खोलती हैं पहला। वहाँ से लड़कियों के लिए एक जो मॉडर्न एजुकेशन है उसकी शुरुआत होती है। तो सोशल साइंस की आप छात्रा रही हैं, तो इसको आप कैसे देखती हैं? इसको मैं देखती हूँ कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि गर्ल्स की एजुकेशन के लिए हमारे ही समाज से ये इतना बड़ा इनिशिएटिव हुआ, और एक डायरेक्शन दी कि इसी डायरेक्शन में और भी इनिशिएटिव्स बाद में लिए गए। और मेरा तो ये मानना है कि महिलाओं की एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरी परिवार को शिक्षित करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये। तो मतलब आपको लगता है कि जो अगर ये शुरुआत उससे पहले होती तो और जो अभी जो हालत है महिलाओं की भारत में, वो और बेहतर हो सकती थी अगर उनको स्कूल पहले जाने दिया जाता? जी, जी, बिल्कुल। हमारी कंट्री काफ़ी और अभी भी काफ़ी हद तक, काफ़ी सालों से और काफ़ी हद तक अभी भी एक पेट्रियार्कल माइंडसेट की ही है। और पर धीरे धीरे चेंज, बदलाव ला रहे हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि सोसाइटी एक दिन में नहीं बदलती, एक ग्रेजुअल धीरे धीरे ही चेंजेस लाए जाते हैं। तो अब जैसे कि आप खुद कह रहे हैं कि यूपीएससी में इतने सालों से लड़कियां ही टॉप कर रही हैं, तो ये एक चेंज दिख रहा है कि चेंज ला रहे हैं। हमें इसी पे आगे बढ़ते हुए इसी को और आगे ले जाना है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि आप आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, लोगों ने ट्वीट किया है, चाहे वो एमपी हों, मंत्री लोग हों, देश भर में खुशी भी है लोगों में कि जो पहले जो एक परसेप्शन था उसको, परसेप्शन को आपने तोड़ा है। कुछ लोगों का सवाल है कि आपने पूरे इंटरव्यू में कहीं बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नहीं लिया, जिन्होंने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल दिया, या वो कहते थे कि हम किसी देश की तरक्की इस बात से नापते हैं कि वहाँ महिलाओं को कितनी आज़ादी है। तो इसको लेके, या इस तरह के सवाल ही नहीं है आपके सामने? जी, वही बात है कि मुझसे इस तरह के कोई सवाल सामने नहीं आए। मैं खुद एक बहुत बड़ी अम्बेडकर फॉलोअर हूँ, और बाबा साहिब की बातों ने हमेशा ही लाइफ में इंस्पायर किया है। सबसे पहली बात, यही सबसे बड़ी इंस्पायरिंग बात रही कि उन्होंने खुद कितनी कठिनाइयों वाले सर्कमस्टेंसेस में अपनी पढ़ाई पूरी करी, और वो कहाँ कहाँ नहीं पढ़े, और कैसे कैसे उन्होंने अपनी ही जर्नी कंप्लीट नहीं की। यही इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग है, जो एक हिम्मत देता है कि नहीं, जुटे रहें हम अपनी खुद की जो भी हम कर रहे हैं लाइफ में। यही इतना बड़ा इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है। और उन्होंने वही थे जो उस टाइम जितने भी वीकर सेक्शंस हैं, विमेन, माइनॉरिटीज़, वही एक थे जिन्होंने आवाज़ उठाई। और महिला और एजुकेशन तो उनके दिल के बहुत पास था। तो ये तो बात बिल्कुल है। मैं कहूँगी मुझसे ऐसे कोई इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए कि इस बारे में बात की गई, और आप ही ने बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन अभी पूछा है। तो मैं कहूँगी कि नहीं, अंबेडकर के तो विचारों ने मुझे लाइफ लॉन्ग इतना प्रभावित किया है, और उन्हें तो किसी भी वक्त भूला जा ही नहीं सकता। तो आपको भी लगता है कि अंबेडकर ने जो भी काम किया वो सिर्फ एक, मुझे लगता है ऐसा है कि अंबेडकर का जो काम था वो हर उस शख्स के लिए था जो हाशिए पर है, चाहे वो महिलाएं हो, वो महिलाएं अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, वो सब हाशिए पर थी उस समय जो हमारी सामाजिक संरचना थी। तो उन अंबेडकर के काम को, महिलाओं के प्रति जो काम था उनका, उसको लेके आप कैसे आगे, जब आप चूँकि अब आप उस जगह पे जा रही हैं जहाँ आप समाज को दिशा देंगी, तो उनके काम को कैसे आगे बढ़ाना चाहेंगे? जी, जैसे आपने कहा कि महिला और शिक्षा उनकी दो फोकस एरियाज़ थे, तो मैं भी इसी में आगे काम करना चाहूँगी। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं, पूरे एक परिवार को शिक्षित करते हैं। तो जैसे अभी सरकार की बहुत बड़ी नीति चल रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो ये साथ ही साथ ना ही केवल एक गिरते चाइल्ड सेक्स रेशियो को एड्रेस करती हैं, बट ये भी बोलती हैं कि उनका एजुकेट होना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसी नीतियों को बिल्कुल टारगेटेड अप्रोच से इम्प्लीमेंट करना, ये मेरे ख्याल से मेरा एक फोकस एरिया ज़रूर रहेगा। और उन लोगों को क्या कहेंगे, आप दो बहन हैं, अपने समाज में अभी भी माना जाता है कि पितृसत्ता समाज है, मतलब लड़कों की बड़ी पूछ होती है, लड़कियां ऐसे नहीं है, लेकिन आपके घर ने कई सारे परसेप्शन तो रहे हैं, आप घर में दो बहनें हैं, घर में इंजीनियर बैकग्राउंड है,
तो ये एक मास मैसेज है आपके, तो आपके ज़रिए दिया जा सकता है कि आप लड़की हैं तो कमज़ोर नहीं हैं, मतलब सबल हैं। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। जी बिल्कुल, मैं आशा करती हूँ कि मैं एक एक एग्जाम्पल बन सकूँ कि लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं हैं, और अगर हम मेहनत करें तो जैसे मैं फ़र्स्ट अटेम्प्ट में रैंक 1 हूँ, तो हर चीज़ पॉसिबल है। एक मेहनत, एक डिटर्मिनेशन, एक पेशेंस बनाए रखें, एक सिंसेरिटी रखें, तो वाकई ऊंचाइयाँ बिल्कुल हासिल हो सकती हैं। और कभी आपके, मतलब ये बहुत निजी सवाल हो सकता है आपको लगे, बैकग्राउंड से तो मैं नहीं चाहता, मैं किसी को बैकग्राउंड से जज नहीं करता, लेकिन कभी कॉलेज के ज़माने में, स्कूल में, कभी आपको महसूस हुआ कि आप उस कैटेगरी से आती हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि मतलब वो पढ़ाई लिखाई का मामला हो या एक उनके लिए एक काम चुन दे दिया गया था कि आप यही काम करने में माहिर हैं, आप यही कीजिए। आप बहुत आगे जिस पोजीशन पे आप है, आपकी फैमिली है, वहाँ पे आना बहुत मुश्किल है, और सच्चाई भी है, बहुत कम लोग जी हैं। एकदम। तो ऐसा कभी महसूस हुआ आपको? जी मैं इस मायने में तो प्रिविलेज थी कि मुझे ऐसा कुछ आउटराइट डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन कभी फेस नहीं हुआ। पर जैसा कि आपने कहा कि जब भी मैंने कभी कॉलेज टॉप किया या स्कूल टॉप किया और लोगों ने पूछा, और क्योंकि आज भी कास्ट इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है और आज भी लोग बहुत इंटरेस्ट रखते हैं कि आप किस कास्ट से हैं, आप कहाँ से हैं, तो जब भी किसी को पता चला कि अच्छा आप यहाँ से हैं, तो हाँ, एक उनके में भी झिझक आई कि क्या कोई उस समाज का भी इतना अच्छा स्टूडेंट हो सकता है। बट उसी वक्त जब ये उन्होंने एक हिचक ली भी, तो उन्होंने मुझे खुलेआम से एक्सेप्ट भी किया। तो मैं कहूँगी कि जहाँ हिचक थी, पर फिर भी एक चेंज था कि अब हम एक्सेप्ट भी हो रहे हैं। एक्सेप्ट हो रहे हैं, लेकिन कभी महसूस नहीं हुआ, लोगों ने कराया भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। शहर में शायद सारी धारणाएँ टूट रही है, जी, बन रही है। मैं कहूँगी कि अर्बन इंडिया में ये चेंज तो है। शहर में हम एक प्रोग्रेसिव तरीके से ही आगे बढ़ रहे हैं कि ये सब जो बैरियर्स हैं, ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। लड़कियों को लेके खासकर अर्बन सिटीज़ में जिस तरह से एट्रोसिटी के मामले बढ़े हैं, जिस तरह से कुछ जी। घटनाएं हो रही है, तो इसको लेके भी आपके कोई कुछ प्लानिंग है कि कुछ उनकी सुरक्षा को लेकर कुछ फर्दर रोड मैप होगा, क्योंकि आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। जी वुमेन सेफ्टी, जो महिला सेफ्टी इशू है, ये तो बहुत बड़ा इशू है, और इस पे तो जितनी जितनी जल्दी और अच्छा काम होना चाहिए उतना होना चाहिए, क्योंकि हम एक 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। और अगर इस पे हम काम ना करें तो ये बहुत ही दुखद बात होगी। तो इसमें तो मैं ज़रूर कुछ करना चाहूँगी, और इसमें काफ़ी कुछ हो भी रहा है। चाहे वो बहुत ही छोटी चीज़ हो, जैसे स्ट्रीट लाइटिंग ही प्रॉपर हो, सीसीटीवी कैमरा ही लगे हों, बट एक छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत कुछ बदलाव आ सकता है, और बहुत सारी चीज़ें प्रिवेंट हो सकती हैं। एक आखिरी सवाल, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे धैर्य रखें, कैसे तैयारी करें, या क्या करना चाहिए? जी मैं तो यही कहना चाहूँगी, कोई भी जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ये एग्ज़ाम इतनी कठिन है, इतनी टाइम कंज्यूमिंग है, इतना डिमांड करेगी आपसे कि आप हर तीसरे दिन ज़रूर थकेंगे। हर तीसरे दिन ज़रूर अपने आप से ही खुद को सवाल पूछेंगे कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मैं ये कर पाऊँगी। तो उस दौरान अपनी बिल्कुल होप ना खोएं, अपने आप को बहुत मोटिवेट रखें, अपने अपने माँ बाप से बात करें, फ्रेंड से बात करें, रिश्तेदार से बात करें, वो आपको मोटिवेट करेंगे कि आप उतनी ताकत रखें कि आप करते रहिए काम। साथ ही साथ मैं बोलूँगी कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं होता लाइफ में, पढ़ाई उतनी ही करनी पड़ेगी, बट अगर कोई विल होता है तो उसका तरीका भी, एक वे निकल ही जाता है। और मम्मी पापा को कैसे सपोर्ट करना चाहिए? मम्मी पापा को ऐसे सपोर्ट करना चाहिए कि जब भी कोई अकेला महसूस करे या थोड़ा थोड़ा डिप्रेस्ड महसूस करे, तो उसे मोटिवेट किया जाए, और मम्मी पापा प्यार से और हौसला बढ़ाते हुए करें, प्रेशर ना डालें, क्योंकि वैसे ही एग्ज़ाम इतना प्रेशर डाल देती है। टीना, आपने हमारे साथ बात की, शुक्रिया इसके लिए। तो ये थी टीना। अ, पूरे देश के लिए, टीना के घर में बहुत खुशी है, पूरे देश के लिए खुशी है, और ख़ासकर उस तबके के लिए एक बड़ी बात है जिनको अभी भी मेन स्ट्रीम में आना है। और टीना से शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी है, बाबा साहब ने भी किया, बहुत सारे लोग किए, लेकिन आज के समय में टीना ने जो कर दिखाया, उससे करोड़ों ऐसे लोग जो हाशिए पर हैं, उनके लिए एक मैसेज जाता है कि अगर आप धैर्य रखें, मेहनत से पढ़ाई करें, ईमानदारी से पढ़ाई करें, तो आप मिनिस्ट्री में आपको आने से रोक नहीं सकता है कोई, और आप आएंगे और अपनी सफलता को दिखाएंगे, और दुनिया आप पर फख्र करेगी। कैमरामैन इमरान अली बेग के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।